हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बिल्कुल नया है आपके लिए, आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ जल्दी से तैयार हो जाएंगे नया चैप्टर पढ़ने के लिए। और बच्चे बहुत खुश हैं कि सर आज हमें नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट हो तो बच्चों को बहुत मजा आता है, समझ में आ। फिर बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर ये जल्दी से खत्म हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए सर, पहले तो चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे। मैंने कहा जी लिखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसका नाम होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर पहले तो ये बताइए कि ये चैप्टर होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने कहा ये बताइए कि आपने अभी तक अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि सर हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि सर फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो आपने कहा कि फाइनल अकाउंट्स होते हैं, एक तो आपने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपने पढ़ी बैलेंस शीट। ये दो चीजें आपने बताई कि फाइनल अकाउंट्स में ये दो चीजें आती हैं। ठीक है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में पूछा, मैंने कहा बताओ एक कंपनी है एक्स, एक्स कंपनी की सेल थी 50 लैक्स, उस एक्स कंपनी की परचेज थी 20 लैक्स, उस एक्स कंपनी के एक्सपेंस थे 15 लैक्स। ठीक है जी। तो 50 लाख में से मैंने 35 लाख माइनस किए तो 15 लाख का आ गया प्रॉफिट। एक इनकम स्टेटमेंट बताती है कि बेटे हमने कितना प्रॉफिट कमाया, और एक बैलेंस शीट बताती है कि हमारे पास कौन से एसेट्स हैं और हमारे पास कौन सी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। और एसेट्स के अंदर हमारे पास एक हेडिंग होती है करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स में हमारे पास एक हेडिंग होती है कैश की। हर कंपनी कहती है कि मेरे पास तो कैश सिर्फ 2 लाख रुपए का है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना कि एक कंपनी ने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाकर मुझे दिए और यह बताया कि मैं 15 लाख रुपए कमाए थे, और वो कंपनी कहती है कि हमारे पास कैश कितना है, 2 लाख रुपए का है। तो मेरे मन में, अगर मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूं, तो मेरे मन में एक शंका आएगी। मैं कहूंगा अरे भाई कंपनी का पैसा गया कहां। नॉर्मल पर्सन तो ये सोचता है कि अगर प्रॉफिट 15 लाख है तो यहां पर कैश भी 15 लाख रुपए होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस पैसे का कंपनी ने क्या किया। यानी सिर्फ ये दो स्टेटमेंट दे देने से अकाउंटिंग कहती है कि हमारी रिपोर्टिंग खत्म नहीं हो जाती। इन्वेस्टर को अभी कंपनी से चाहिए कि मुझे ये बताइए कैश कहां गया आपका। तो बेटे कैश कहां गया ये बताने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट के साथ साथ हमें बनानी पड़ेंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। बेटे हमें साथ में बनानी पड़ती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, वो क्या बताती है, तो लिखें कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा CFS। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट
that shows inflows and outflows of cash. Cash flow statement is a statement that shows inflows and outflow of cash under the following three headings. Under the following three headings. Number one, cash flow from operating activities. अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, तो मैंने कहा अभी आपने दिमाग इस बात पर नहीं लगाना कि ये होता क्या है। सब कुछ सिखाना मेरी ड्यूटी है, आपका काम है बस मेरी बातों को सुनना और उन्हें समझना और उन्हें याद करना। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बताना तीन हेडिंग्स में। पहला तो क्या, ऑपरेटिंग, दूसरा ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग। बच्चे कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या, मैंने कहा रुको। और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी कि एक कंपनी ने अपने कैश का क्या यूटिलाइजेशन किया, उसके पास कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे कैसे हुआ, यह बताने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चे के मन में यह आ सकता है, बच्चा कह रहा है कि सर अगर कैश के बारे में जानना है तो हम लोग तो कैश बुक बनाते हैं। बेटे कैश बुक थोड़ी ना आप शेयर होल्डर को देते हो, आप तो शेयर होल्डर को एक ये स्टेटमेंट देते हो और एक ये स्टेटमेंट देते हो। इन दोनों स्टेटमेंट से शेयर होल्डर खुश नहीं है। शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई मुझे तो ये बताओ कि आपने कैश के साथ क्या किया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता शेयर होल्डर को कि भाई तू आकर के मेरी कैश बुक देख ले। कहेगा कि अगर मैं आ भी गया तो मेरे पास समय थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारी इतनी मोटी कैश बुक देखता रहूं। मुझे एक पेज में समरी बना के दे दो कि आपने कैश का क्या किया। तो बेटे धीरे धीरे सोसाइटी ने जरूरत समझी और सोसाइटी ने कहा कि हां इन्वेस्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके पास हक होना चाहिए कि वो कैश फ्लो को देख पाए। तो बेटे सोसाइटी ने कहा कि हम आपको कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिपोर्ट किया करेंगे और हम आपको उसका फॉर्मेट दिया करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इन दोनों के फॉर्मेट हमने बताए थे, हम इनके भी फॉर्मेट बताएंगे। बच्चा कह रहा है हां सर मुझे याद आ रहा है कि आपने बैलेंस शीट के कुछ फॉर्मेट बताए थे, याद है ना। बैलेंस शीट में भी हेडिंग होती थी, ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जब बनेगी ना तो उसका एक फॉर्मेट दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि तीन मेजर हेडिंग्स में आपने कैश फ्लो बताना है। समझ में? यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बताएगी इन तीन हेडिंग्स के अंदर। और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं यूं कहूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। और इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, अकाउंट वाला फॉर्मेट नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। हम आपको यही सिखाने जा रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है। और इसमें इन दोनों से ज्यादा मेहनत मुझे यह सिखाने में लगेगी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाली जाती है। ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ आराम से सुनना शुरू करेंगे कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाली जाती है। ठीक है जी। लिखें
पहले तो हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसे हम प्यार से अगर कभी बुलाएंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को CFOA बुलाया करेंगे। ठीक है जी। अब लिखें देयर आर, चाहे तो आप 2 मेथड्स कहिए, चाहे आप 2 फॉर्मेट्स कहिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑब्लिक फॉर्मेट्स ऑफ preparation of cash flow from operating activities। बेटे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो पता लगाने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। ठीक है जी। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना होता है। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरे मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। या तो बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम डायरेक्ट मेथड से पता लगाएंगे या फिर हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से पता लगाएंगे। अब बच्चा लगा घबराने, बच्चे ने कहा सर ये कौन कौन से नाम रख दिए? बेटे ये सिर्फ कहने के नाम है, इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें फॉलो करना है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। इन आवर सिलेबस वी हैव टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड ओनली। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कौन सा मेथड आसान होता है। मैंने कहा छोड़ो जी छोड़ो, सारे मेथड आसान होते हैं। आपको जो मेथड पढ़ना है आप उसी के ऊपर अगर कंसंट्रेशन करेंगे तो वो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है जी। देखिए जी, किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, पहले तो उन्होंने कहा कि आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या हैं। जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज होंगी ना उन्हें हम नाम देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर किसी भी संस्था की मेन ऑपरेटिंग या मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? ये होती हैं सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स को बेचोगे, आप गुड्स को खरीदोगे, आपको खर्चे करने पड़ेंगे, आपको सरकार के टैक्स देने पड़ेंगे। ये सारी मेरी एक्टिविटीज कहलाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपके साथ अभी कोई चर्चा नहीं करने वाला, ना ही अभी आप लोगों को इस पर दिमाग लगाना है। ठीक है जी, इतने से मेरा काम चलता है। अच्छा जी, जो मेन एक्टिविटीज होती हैं उन्हें तो हमने यहां लिख दिया, और जो मेन एक्टिविटीज नहीं है उनमें 2 तरह की एक्टिविटीज हैं, एक है इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है परचेज ऑफ एसेट्स और सेल ऑफ एसेट्स। इनसे रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई अगर कैश फ्लो आएगा तो वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे कि परचेज ऑफ एसेट्स में कैश जाएगा, सेल ऑफ एसेट्स में कैश आएगा, तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग का मतलब होता है शेयर्स को इशू करना, लोन को लेना। ठीक है, शेयर इशू करना, लोन लेना, लोन की रीपेमेंट करना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना। बिजनेस करने के लिए मुझे ये सब काम भी करने पड़ते हैं और इनसे जुड़े हुए कैश फ्लोज को एएस कहता है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लो है। और बच्चों ने अभी दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं अपने आप एप्रोप्रिएट स्टेजेस पर दोबारा से बताऊंगा सारी बातों को। अभी मेरा फोकस है कि आपको यह बताना कि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालना है। ठीक है जी, लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, हमारा इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? हमारा इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि नंबर 1, सबसे पहले लो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेते हैं क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। हां, सबसे पहले बेटे दिमाग ये नहीं लगाना कि सर ये सब बातें क्या होती हैं। सबसे पहले आपने केवल मेरे साथ साथ इन बातों को याद करना है कि सर ये क्या है, ये फॉर्मेट क्या है। पहले फॉर्मेट याद करेंगे, फिर धीरे धीरे फॉर्मेट को जब सवाल बनाएंगे तो आपको समझाते भी रहेंगे। नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। इसमें लिखेंगे ऐड। सर इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इसमें ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये अंडरस्टूड बात होती है कि बेटे ये करंट ईयर का ही होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के साथ ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के साथ में ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कौन कौन सी आइटम्स के आप नाम लेते जा रहे हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटे पहले आप लिखेंगे, मैं दोनों काम एक साथ तो कर नहीं सकता। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद ऐड या लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और लेस रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है जी, इसे हम नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सभी बच्चे बेटे मेरे साथ साथ फटाफट इसे लिखेंगे और मेरे साथ साथ इसे रिपीट करेंगे और फिर मैं धीरे धीरे इन सब बातों को समझाऊंगा। इससे पहले आपने क्या सुना, इससे पहले आपने क्या समझा, आप चाहें तो उसे भूल जाइए, मेरे साथ शुरुआत कीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। ठीक है जी, उसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और रिजर्व्स जनरली हमारा मतलब होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जनरल रिजर्व। ठीक है, और ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड।
ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। 1 2 3 4, ये तो रट लो, ये चारों अक्सर क्वेश्चंस में दी होती हैं। और ये ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत रेयरली दी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और रिफंड ऑफ टैक्स ये बहुत रेयरली दी होंगी, तो मैंने अभी लिखवा दिया क्योंकि लिखना एक ही बार है। इन दोनों आइटम को भूल जाइए, ये बहुत रेयरली दी होती हैं। ये चार चीजें आपने याद रखनी है। ये चार चीजें जब मैं ऐड करूंगा तो मैं इसे नाम दूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, लेकिन आपने तो लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मैंने आपसे कहा कि बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत रेयरली होती हैं, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में यही कहा करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी। सर एक काम कीजिए, इसी को एक बार दोबारा हमारे साथ फिर लिखिए। मैंने कहा अच्छा, ये मैं आपके साथ एक बार दोबारा लिखता हूं। वो तो हो गया एग्जैक्ट फॉर्मेट। मैंने कहा मोस्टली क्या लेना है, सबसे पहले आप लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होगा क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। इसमें ऐड करना, सर क्या ऐड करना, इसमें ऐड कर देना ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है जी। और इसमें ना एक छोटी सी चीज आपके लिए लिख देता हूं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब भी यही होता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। और फिर इसमें आप ऐड कर देंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड। अच्छा जी, फिर इसमें आप ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड। सर यही तो अभी आपने लिखवाया था, बस बेटे मैं वही चीज दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है जी। और इसमें आप ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये भी वही बात है। मैंने कहा बस मैं सिर्फ अभी इतनी सी बात आपको समझाऊंगा, हालांकि उस फॉर्मेट में मैंने इससे एक्स्ट्रा भी कुछ बातें लिखी थी। और ये जो आंसर आएगा ना, इसे मैं नाम दिया करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ, क्योंकि 90% तो मैं कहूं तो यही एडजस्टमेंट होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि सर मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा बेटे मैक्सिमम तो ये हो सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, समझने के लिए शुरुआत आपको इस फॉर्मेट से करनी होगी। बच्चे कह रहे हैं क्या सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसी को कहते हैं। मैंने कहा बेटे ये उसका एक पार्ट है। ठीक है जी, पहले मैं इतनी बातें आपको समझाऊंगा, उसके बाद में धीरे धीरे इस पार्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो पहले मेरा आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव तो रेदर यही है कि मैं आपको यही बात समझा पाऊं। समझ में आ? ठीक। नंबर 1, सर पहले तो ये बताइए कि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। मैंने कहा हाँ जी, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। सर ये वाला कौन सा प्रॉफिट है, बेटे ये आपको याद होगा कि मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाया था। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लिखते थे शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल और फिर हम लिखते थे रिजर्व एंड सरप्लस। और मैंने आपसे यह भी बताया था बेटे कि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है जनरल रिजर्व और सरप्लस। हालांकि इसके अंदर मैंने आपको और भी रिजर्व लिखवाए थे, अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है। हाँ सर हमें याद है, इसमें और भी रिजर्व थे। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था,
इसमें कैपिटल रिजर्व भी था, इसमें रिवोल्यूशन रिजर्व भी था, तो इसमें बहुत सारे रिजर्व होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही दो रिजर्व होते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि बेटे हमारे बैलेंस शीट में रियल लाइफ में तो दो अमाउंट के कॉलम डलते हैं, एक में हम लिखते हैं करंट ईयर की फिगर और एक में लिखते हैं प्रीवियस ईयर की फिगर। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। मान लीजिए मेरे करंट ईयर में रिजर्व थे 60,000 और मेरे प्रीवियस ईयर में रिजर्व थे 50,000। ठीक है जी। सर मान लीजिए करंट ईयर है 2015 और प्रीवियस ईयर है 2014 और मेरा सरप्लस यहां पर मान लीजिए 1 लाख है और यहां पर मेरा 40,000 है। एक छोटा सा बैलेंस शीट का अगर आपको फॉर्मेट याद आ रहा हो तो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। मैं कहता हूं जनरल रिजर्व, मेरे जनरल रिजर्व लास्ट ईयर कितने थे 50,000, अब कितने हो गए 60,000। इसे बोलते हैं ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है जी, इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया। अगर हमारे जनरल रिजर्व 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गए तो ये कैसे बढ़ गए, ये तभी बढ़ गए अगर मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा। जानते हो, यहां पर मैंने लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व जो लूंगा उसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस चेक करूंगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10,000। मैं यहां फिगर लिखूंगा 10,000, ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। और ये जो सरप्लस है, ठीक है जी, ये मेरी पहली लाइन है नंबर 1। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां क्या लिखा, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट कितना, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया सर, नेट प्रॉफिट हो गया 1 लाख माइनस 40,000। ये कितना हो गया 60,000। तो सर हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती क्या है, पहले तो हमें यह समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या समझा रही है, उसे रीड कैसे करना है। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि भाई बैलेंस शीट में मैंने आपको नेट प्रॉफिट बताया है 1 लाख, जो कि लास्ट ईयर कितना था 40,000। तो इसका मतलब यह है कि ये पिछले साल तक का प्रॉफिट है, ये आज तक का प्रॉफिट है। तो हमने कमाया कितना, इसे बोलेंगे 1 लाख माइनस 40,000। ये कितना हो गया 60,000। सबसे पहली लाइन होती है सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया, यस सर। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि एक्चुअली में मैंने 60,000 प्रॉफिट नहीं कमाया था, प्रॉफिट मैंने ज्यादा कमाया था। कितना ज्यादा कमाया था, तो वो कहती है कि इसमें ऐड कर दो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वो कितना हो गया सर, वो हो गया 60,000 माइनस 50,000। ठीक है जी, ये कितना हो गया, ये हो गया 10,000। इसका मतलब है कि मैंने एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमाया था 70,000। ठीक, तो मैंने आपको पहले तो यह समझाया कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको सिखाया कि ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या होता है। और अभी ये बातें हमारे साथ कंटिन्यू भी होती रहेंगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा जी, सर ये प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है। ठीक है जी,
डिविडेंड मीन्स amount of profit given to shareholders। अब मुझे एक बात बताइए बेटे, ये ना कुछ लोग हैं और ये ना एक कंपनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कंपनी को पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं बेटे, आप लोग इन्वेस्टर हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने कंपनी के अंदर मनी इन्वेस्ट किया। सर हमने कंपनी में मनी कैसे इन्वेस्ट किया? तो आपने कंपनी के अंदर परचेज किए शेयर्स, ठीक है जी। आपने अपना पैसा कंपनी को दे दिया और कंपनी से क्या परचेज किए? शेयर परचेज किए, ठीक है जी। मैं मान लो एक व्यक्ति की बात करता हूं, मैं कहता हूं आपने अपने पेरेंट से पूछा कि पापा क्या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं? आपके पापा ने कहा हाँ, मैंने 10,000 रुपए एक कंपनी के शेयर्स में लगा रखे हैं। अब आप अपने फादर से पूछे कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कंपनी के शेयर खरीदने की, तो आपके फादर आपको बताएंगे कि भाई मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, तो घर पे पड़े हुए पैसे क्या करते, मैंने उससे शेयर खरीद लिया। हमने कहा तो लेकिन आपने शेयर खरीदा क्यों? वो कह रहे हैं बेटे आप नहीं समझोगे, आप बच्चे हो। आप कहोगे नहीं पापा मैं 12th क्लास करने वाला हूं, 17 साल का हो गया, 18 साल का होने वाला हूं, मुझे बात समझाओ। आपके पेरेंट ने समझाया कि बेटे देखो हमारे पास जो पैसे थे हमने वो कंपनी को दिए, कंपनी ने उस पैसे से बिजनेस किया और उसे बिजनेस करने से कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी को जब प्रॉफिट होगा ना तो कंपनी ये प्रॉफिट हम लोगों को भी देगी, सब लोगों को देगी जिन जिन लोगों ने कंपनी के अंदर शेयर खरीद रखे थे। अब किन लोगों ने कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं? तो बेटे कंपनी में दो तरह के शेयर खरीदे जाते हैं, एक का नाम होता है इक्विटी और एक का नाम होता है प्रेफरेंस। तो जिन लोगों ने बेटे कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, क्यों खरीद रखे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो ये प्रॉफिट हमारे को देगी, तो ये प्रॉफिट जब कंपनी लोगों में बांट देगी ना तो इसी को बोला जाता है क्या? डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। अब आगे सुनिए बेटे, प्रॉफिट तो सर 1 साल का होता है। मैंने कहा यस, प्रॉफिट हमेशा 1 ईयर का होता है। सर मान लो मेरा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2013 को, तो ये खत्म होगा 31 मार्च 2014 को। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सर इसका मतलब प्रॉफिट तो कंपनी को ईयर के एंड होने के बाद ही पता चलेगा। मैंने कहा यस। बच्चे ने कहा तो सर इसका मतलब कंपनी हमें प्रॉफिट हमेशा साल के एंड में ही देती होगी। मैंने कहा नहीं बेटे, ये कंपनी की मर्जी होती है। अगर कंपनी को साल के बीच में लगा कि नहीं बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोगों को बिना प्रॉफिट कैलकुलेट किए ही प्रॉफिट बांट सकते हैं, तो इस डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। और अगर कंपनी ने डिविडेंड यहां पर बांटा, साल के खत्म होने के बाद डिविडेंड बांटा, तो इसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड कहिए या इसको फाइनल डिविडेंड कहिए, ये दोनों ईयर के एंड होने के बाद दिए जाते हैं। ठीक है जी। बेटे इंटरिम डिविडेंड ईयर के बीच में, मैं मान लेता हूं कि बेटे कंपनी ने अक्टूबर 2013 में ये डिविडेंड दे दिया,
साल के बीच में जो डिविडेंड दे दिया उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो बेटे इंटरिम डिविडेंड कभी भी मेरी बैलेंस शीट डेट के अंदर होता नहीं है, समझ में? और जो प्रपोज डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में मैंने आपको एक हेडिंग सिखाई है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। हाँ सर, हमें ध्यान है, इसे करंट लाइबिलिटी की हेडिंग होती थी। करंट लाइबिलिटी में एक हेडिंग आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें याद है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर ही दिखाया जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड, और यहीं पर दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मान लो बेटे ये 2015 है और ये 2014 है, ठीक है जी। तो प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपको बैलेंस शीट में दिखाई देंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट की डेट पर लाइबिलिटी थी, लेकिन इंटरिम डिविडेंड आपको बैलेंस शीट डेट में कभी भी नहीं दिखाया जाता। समझ में आ? क्यों? क्योंकि ये तो ईयर के बीच में ही पे हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड 1 लाख, और यहां पर लिखा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड 80,000। यहां पर लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 और यहां लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना क्योंकि यहां पर बच्चा गलती कर सकता है। बेटे प्रपोज डिविडेंड में मैंने लिखा था करंट ईयर, इसको बोलते हैं करंट ईयर। सर कहां लिखा था? मैंने कहा दिखाता हूं। ये देखिए यहां क्या लिखा है, प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर। अच्छा जी, ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा था। अब ध्यान से सुनना, ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होता है डिफरेंस। ट्रांसफर टू रिजर्व मींस डिफरेंस। लेकिन प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है? सर करंट ईयर का लेना है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। ये बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना है? सर प्रोविजन फॉर टैक्स भी करंट ईयर का लेना है। यानी प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स में डिफरेंस नहीं लेना, करंट ईयर का लेना है। तो सर एक काम कीजिए ना, ये जो आपने ये जो फॉर्मेट लिखा है इस फॉर्मेट में ऐड कर दीजिए प्रपोज डिविडेंड में भी करंट ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्स में भी ऐड कर दीजिए करंट ईयर। और बच्चा कह रहा है कि सर इतनी सारी बातों को अभी पहले मुझे एक दो क्वेश्चन करके मेरे दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा चलिए मैं इतनी सी बातों का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ बनाता हूं। अच्छा जी सर बताइए क्वेश्चन कैसा आएगा? मैंने कहा देखिए क्वेश्चन इस तरीके से लिखेगा, बैलेंस शीट, और जब बैलेंस शीट अभी मैं पूरी नहीं दे रहा हूं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। यहां लिखा होगा 2015, यहां लिखा होगा 2014। ठीक है जी। यहां लिखा होगा जनरल रिजर्व और यहां लिखा होगा सरप्लस, और इन दोनों की हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी। यहां लिखा है लेट अस सपोज 1 लाख और यहां लिखा है 70,000। सरप्लस में लिखा है यहां पर 2 लाख, यहां लिखा है 1,20,000 और यहां लिखा है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, 70,000 और यहां पर लिखा है सर प्रपोज्ड डिविडेंड
ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड में यहां लिखा हुआ है लेट अस सपोज 40,000 और यहां लिखा हुआ है 30,000। बस अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, कैसे स्टार्ट किया जाए समझना। पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट होता है सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो बेटे सबसे पहले मैंने उठाया सरप्लस। ये मैंने लाइन क्रॉस करके बताई कि पहले मैंने इधर से स्टार्ट किया। तो यहां लिखूंगा 2 लाख माइनस 120। बच्चा कह रहा है कि सर क्या ये एग्जाम में लिख के दिखाना है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फिगर ले रहा हूं। 2 लाख माइनस 120। एग्जाम में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सीधा लिख दोगे 80,000 और एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये 80,000 इन दोनों का डिफरेंस लिया गया। ये याद रखना कि ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होगा? वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 70,000, ये हो गया 30,000। ठीक है सर, ये भी ट्रीट हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ऐड करना है प्रोपोज्ड डिविडेंड। और ध्यान रखना है कि बेटे प्रपोज डिविडेंड में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करते। बच्चा अक्सर आ जाता है सर देखो मेरा आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बेटे आपने प्रपोज डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। बोलो क्लोजिंग कितना? सर 40,000। यहां लिखेंगे 40,000। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दिया हो, इसीलिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ लिख के आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि इंटरिम डिविडेंड भी लिखा जाता है। और इंटरिम डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा, वो नीचे लिखा होगा। बैलेंस शीट के बाहर लिखा हुआ मिलेगा। जब लिखा हुआ मिलेगा आपको दिखा देंगे। सर ये भी ट्रीट हो गया। अब क्या रह गया? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी कौन सा जोड़ना है? सर क्लोजिंग वाला जोड़ना है। तो मैंने कहा जोड़िए, जोड़िए प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना हो गया? सर प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया मेरे पास कितना? 80,000। ठीक है जी। अब मैंने इसे ऐड कर दिया। ये कितना हुआ? 80 प्लस 30 1,10,000, 1,10,000 प्लस 40 1,50,000, 150 प्लस 80 2,30,000। इसे मैंने नाम दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैंने कहा भूल जाओ, वो बहुत रेयरली होती है, और बल्कि कहूंगा कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, बुक ने ऐसी फॉर्मेट में लिख दिया। आपने केवल यही ढूंढना है। ठीक है जी। हाँ सर, हमें थोड़ी थोड़ी सी बात तो समझ में आनी शुरू हुई है। मैंने कहा ठीक। अब बताइए बेटे, क्या हम और क्वेश्चन करें? हाँ सर, हम और क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा एक सेकंड रुकिए, हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं वो देखते हैं। मिल गया बेटे मुझे, आपकी बुक में एक क्वेश्चन मिला छोटा सा करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स। पहले तो बताओ बेटे एक्सट्रैक्ट से मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब पूरी बैलेंस शीट ना हो, बैलेंस शीट का एक हिस्सा हो, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट्स।
मतलब आपको बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट दिया जा रहा है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ MAH लिमिटेड as at 31st March 2014 and 31st March 2013। आपको दिया हुआ सरप्लस, सरप्लस है 10 लाख और 5 लाख। प्रपोज डिविडेंड 4 लाख और 3 लाख 50,000। डिविडेंड पेबल 50,000। सर ये तो कितना आसान है बताओ, इसने कुछ भी नहीं दिया। इसने तो सर प्रपोज डिविडेंड भी वो भी नहीं दिया, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसने तो सरप्लस भी नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा सर ये बताओ डिविडेंड पेबल का क्या करना है? बेटे डिविडेंड पेबल का मुझे कुछ भी नहीं करना, समझ में? आपने सिर्फ इन दो लाइंस को ही ट्रीट करना है, एक तो सरप्लस और एक प्रपोज डिविडेंड। जल्दी से शुरू हो जाइए। बच्चे कह रहे लो सर हमने तो बना भी दिया जब तक आप क्वेश्चन दिखा रहे थे। मैंने कहा लो बना दिया तो मुझे भी कितनी देर लगनी है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास जो एडिशन है 5.79, बताइए क्या लिखूं? सर सबसे पहले तो आप लिखो नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 2014 में नेट प्रॉफिट था 10 लाख और 2013 में यही था 5 लाख। इसका मतलब नेट प्रॉफिट हो गया मेरे पास 5 लाख। ऐड, अब क्या है दिया नहीं है लेकिन मैं हैबिट डाल लेता हूं ताकि बच्चों को याद भी हो जाए ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी नहीं दिया तो क्या हुआ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो आएगा ही, है ना। एड प्रपोज्ड डिविडेंड। सर प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेते हैं? मैं लिख के बता रहा हूं, करंट ईयर लेते हैं, और क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड था 4 लाख। सर इसमें ऐड कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड, और सर इंटरिम डिविडेंड हमेशा बैलेंस शीट से बाहर ही दिया हुआ होता है, ये कभी बैलेंस शीट में दिया नहीं होता, ठीक है ना। और सर क्या ऐड करते हैं? और ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ये भी कौन सा होता है? सर ये भी करंट ईयर का होता है। मुझे दिया नहीं है, जानते हो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस तक ये सारी हेडिंग्स लिखूंगा ताकि मैं सभी बच्चों को याद करवा सकूं कि ये होता क्या है। इन सबको टोटल करेंगे और इसे क्या कहते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना हो गया? 9 लाख। सर ये तो बड़ा ही आसान था, कोई ऐसा क्वेश्चन करवाइए जिसमें कोई नई बात आए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आइए हम नई बात वाला क्वेश्चन करते हैं। बेटे ये कौन है? ये हैं शेयर होल्डर्स, मतलब इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ना कंपनी के अंदर दो तरह के शेयर्स खरीद सकते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी के दो तरह के शेयर परचेज करते हैं। एक को कहा जाता है इक्विटी और एक को कहा जाता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की पहचान ये होती है कि उनके साथ रेट मेंशन्ड होता है, और जिनके साथ रेट मेंशन्ड होता है तो इनका ये डिविडेंड का रेट होता है, यानी इनका डिविडेंड तो फिक्स्ड है। समझ में आया? प्रेफरेंस का डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है, इक्विटी का डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए क्वेश्चन कहता है कि मैं आपको इक्विटी का डिविडेंड बता दूंगा, ये क्वेश्चन बताएगा, और इसके बारे में क्वेश्चन कहता है कि आपको पता होना चाहिए। मैं साइलेंट रहूंगा,
समझ में आया? इसका मतलब ये जो आप ऐड करते हैं ना, प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये जो आप हर क्वेश्चन में ऐड करते हैं ना, ये प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस इन दोनों का होगा। इक्विटी का तो बेटे क्वेश्चन बताएगा, लेकिन प्रेफरेंस का आपने अपने आप लेना है। तो अभी पहले तो मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं, आप घबराना मत, बहुत आसान है। बच्चे कह रहे कि सर बातें सुन के हम घबरा रहे हैं। मैंने घबराने कोई बात ही नहीं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख और 8 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख और 6 लाख। इसका मतलब 10% ऑफ 6 लाख कितना हुआ? 60,000। हाँ, प्रेफरेंस शेयर की खासियत यही होती है कि उन पे डिविडेंड हमेशा देना है इसी रेट पर। तो इसका डिविडेंड तो मुझे पता लग गया कितना, 60,000 सरप्लस 7,20,000 और 4 लाख, और प्रपोज डिविडेंड वो बता रहा है कि मैं सिर्फ इक्विटी का बता रहा हूं 160 और 120। फिर नीचे लिखा है अनपेड डिविडेंड। मैंने कहा अभी अनपेड डिविडेंड से मुझे कोई मतलब नहीं है सर। अब नीचे आ गया कि इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड, शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताइए, शुरू हो जाइए। बच्चे कह रहे सर हम खुद करना चाहते हैं। मैंने कहा आप कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फॉर्मेट क्या लिखेंगे? बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट होगा क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो मैं आपको लिख के बता दूं कि 7,20,000 माइनस 4 लाख 3,20,000। सर इसमें ऐड कर देंगे। मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या ऐड करेंगे? सर सिंपल है, इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वो दिया नहीं है सर। इसमें ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का भी लेंगे और प्रेफरेंस का भी लेंगे, और ये लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस इक्विटी का दिया हुआ है 1,60,000। सर प्रेफरेंस का डिविडेंड कैसे निकालेंगे? तो बेटे प्रेफरेंस का डिविडेंड होगा 6 लाख की कैपिटल है, उस पर 10%। तो ये हो गया सर 60,000। ठीक है ना? तो ये आपने नया सीखा कि प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन अगर नहीं कहे तो आपने लेना है। सर इस क्वेश्चन में तो कमाल की बात है, नीचे इंटरिम डिविडेंड की फिगर दे रखी थी 40,000। मैंने कहा यस, वो हमेशा क्वेश्चन बता देगा। लेकिन सर इस क्वेश्चन में भी प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लिखना शुरू करो ना, ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए फॉर्मेट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी बोल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ही नहीं। तो बेटे इसको जरा टोटल करते हैं, कितना आया? 160 प्लस 40 2 लाख, 260 280, 280 प्लस 3 लाख 5,80,000। ठीक है जी। आपने बेटे पहले हैबिट डालनी है इन चीजों को याद करने की। ठीक है, और सर एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। मैंने कहा चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नाउ वी विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 6।
सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में नेट प्रॉफिट। सर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है, सरप्लस का बैलेंस है ओपनिंग, ये ऐसे पढ़िएगा, लास्ट ईयर का 145 और क्लोजिंग 2 लाख, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो सरप्लस का बैलेंस तो हो गया 55,000, नेट प्रॉफिट का बैलेंस हो गया 55,000। अब मैंने लिखा नहीं, समझ में आया, वो एग्जामिनर को पता है। इसमें ऐड करेंगे, बताइए क्या ऐड करूं? सर इसमें ऐड कीजिए ट्रांसफर टू रिजर्व, और रिजर्व से मेरा मतलब है जनरल रिजर्व, और यहां आप देख सकते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही आइटम गिवन है, ठीक है ना, और ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। अच्छा सर और क्या लेना है? अच्छा सर तो और हम ले लेंगे इसके अंदर एक तो लेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड, एक लेंगे सर हम इंटरिम डिविडेंड। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, और बताइए सर, और लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। सर कितना अच्छा हो कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ जाए। मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं 1 लाख और 55,000, और कह रहा है कि मैंने 1 नंबर बता दिया है कि इसकी डिटेल आपको नीचे मिलेगी। मैंने कहा ये नीचे देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है और प्रपोज डिविडेंड भी है, और नीचे आप देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड भी है। ठीक है जी, आइए लीजिए। तो बेटे ये मेरे पास ट्रांसफर टू रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं है, और प्रपोज डिविडेंड की करंट ईयर की फिगर है 50,000, और इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नीचे दिया हुआ है 10,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स की भी फिगर थी 50,000। ये आपको ध्यान रखना है कि ये फिगर करंट ईयर की है और ये भी फिगर करंट ईयर वाली है। तो सर ये कितना हुआ 50 और 50 1 लाख, 1 लाख 10,000 और 55,000, ये हो गया 1 लाख 65,000। इसे नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, हाँ जी सर ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने कहा ये एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर एक काम क्यों ना किया जाए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही फॉर्मेट क्यों ना लिख लिया जाए। मैंने कहा लिखो, करना तो यही होगा। सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्या क्या ऐड करना है? नंबर 1 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज्ड डिविडेंड, ठीक है नहीं, और ये आप समझ गए हो कि प्रपोज्ड डिविडेंड प्रेफरेंस का बहुत कम होता है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहे तो मैं सिंपल प्रपोज्ड डिविडेंड लिखूंगा, जब क्वेश्चन प्रेफरेंस कैपिटल देगा तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों अलग अलग लिखूंगा। हाँ अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्लैरिटी आपको धीरे धीरे हो जाएगी। अच्छा सर और इंटरिम डिविडेंड, मैंने कहा वेरी वेरी गुड, और बताइए सर, और तो लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान ये रखते हैं बेटे कि इसमें भी डिफरेंस आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसमें भी डिफरेंस आता है, इसमें करंट ईयर का आता है, इसमें भी करंट ईयर का आता है, और ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होता है। समझ में आ? हाँ ये पेंसिल से लिखा आपको याद दिलाने के लिए। बच्चे कह रहे हैं सर अब तो हमें पक्का याद हो गया है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड।
इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा सर, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो है शेयर कैपिटल और नीचे लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख और 250 और लिखा है नंबर 1, मतलब इसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। तो मैं नीचे गया, नीचे डिटेल लिखी है सरप्लस 280 और 170। तो सरप्लस की तो प्रॉफिट मेरे पास आ गई 1,10,000। जनरल रिजर्व 120 और 80, तो जनरल रिजर्व होगी मेरे पास 40,000। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास, अरे ये फोकस ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद मेरे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का भी शेड्यूल है, 2 नंबर लिखा हुआ है। तो मुझे नीचे जाके चेक करना होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सर प्रपोज डिविडेंड भी है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। तो ये दोनों करंट ईयर वाली फिगर ले लो, 1 लाख और 80,000। ये मैंने ले ली 1 लाख और ये मैंने ले ली 80,000। और क्वेश्चन के नीचे इंटरिम डिविडेंड नाम की कोई लाइन नहीं है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे इंटरिम डिविडेंड की कोई लाइन है नहीं, इसका मतलब ये है नहीं। अब सर इसको ऐड कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है ऐड कर लेते हैं। 4 1 5 8 एंड 5 13 1 कैरी, ये हो गया 3,30,000। बताइए ये आपको समझ में आ गया? सर अगर हमने घर पर प्रैक्टिस करनी हो तो हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? मैंने कहा मैं आपको बताता हूं अभी आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और बल्कि मैं समझता हूं आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको वही देखना है जो आपके काम का है। क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो आज इतना करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपने समझ ली हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।